डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया है 10th और 12th का, तो दोनों में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ है, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो 12th पे कर रहे हैं। तो ये तो इसका सीक्वेंस इमीडिएटली देखते हैं। इसका बैकग्राउंड वैसे सभी को पता है, क्योंकि इतना ये ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ है, पूरे कंट्री वाइड इस पर प्रोटेस्ट भी हुआ है, सीबीएसई ऑफिस में प्रोटेस्ट हुआ है। जैसे 14 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम्स वर पोस्टपोन्ड क्योंकि कोरोना स्टार्ट हो गया था, और 1 जून 2021 को एग्ज़ाम्स वर कैंसल्ड। सीबीएसई एक नोटिफिकेशन निकालती है और एग्ज़ाम कैंसिल कर देती है, और वो बोलती है कि असेसमेंट वुड बी डन ऑन ए वेल डिफाइंड क्राइटेरिया, एक रेशनल मेथड अडॉप्ट किया जाएगा। और 4 जून को एक 13 मेंबर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बैठती है, जिसमें 13 मेंबर्स होते हैं, और दैट कमेटी वाज हेडेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री विपिन कुमार आईएएस ये थे। और इसमें जो 13 मेंबर पे स्लॉट पे जो मेंबर्स थे वो आपके भारद्वाज साहब जो सीओई हैं सीबीएसई में, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी थे। तो 16 जून को सीबीएसई फिर मीनवाइल एक पीआईएल भी डल जाती है, जो इसका असेसमेंट क्राइटेरिया जो ये 30-40 का जो इन्होंने बनाया था उसको चैलेंज के लिए। तो यहाँ पर सीबीएसई एक एफिडेविट फाइल करती है, और 16 जून को दे कम आउट विद एक पॉलिसी भी लेके आते हैं जो एफिडेविट में देते हैं। और 17 जून को ये ममता शर्मा वर्सेस सीबीएसई वाले केस में वो एफिडेविट देकर और फाइनली डिसीजन आ जाता है कि ओके, मतलब यानी सीबीएसई ने जो पॉलिसी बनाई थी आपकी 30-30-40 उसको सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट करा के नाउ सीबीएसई गॉट फ्रीडम कि अब सीबीएसई आगे चल सकती है। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जब सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो बाइंडिंग नहीं है सीबीएसई से, तो सारे के सारे स्टेट बोर्ड या सीबीएसई ये ऑटोनॉमस हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, इनकी जॉइंट मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है इन स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन पॉलिसी एज वेल एज द एग्जामिनेशन सिस्टम, और टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द असेसमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर अभी जो 17 जून 2021 को यहाँ से डायरेक्शन डिसाइड होगी कि अब 30-30-40 के हिसाब से रिजल्ट तैयार होगा। और अगर आप ये 17 जून की जो पॉलिसी सीबीएसई की साइट पर जाके देखेंगे तो उसमें उन्होंने जो ये आई थिंक कि इस पे एनेक्चर 4 तक के जो पेजेस हैं, 17 पेजेस का ये नोटिफिकेशन था। तो ये कम्प्लीटली मॉडरेशन के बारे में बात करती है, और मॉडरेशन इस तरीके से लगाया कि सब्जेक्ट वाइज भी +-5 और ओवरऑल आपका +-2। और इसमें ये भी किया गया कि उनकी जोग्राफिकल जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है स्कूल से, उसके साथ इसको कनेक्ट किया गया, ताकि इन्होंने सोचा कि जो टीचर्स हैं या स्कूल्स हैं वो बिल्कुल बंदर बाट ना कर दें मार्क्स से। इस वजह से शायद इन्होंने मॉडरेशन पॉलिसी लगाया था, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड हियर, बाकी किसी भी स्टेट बोर्ड ने मॉडरेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया। तो यहाँ पर सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी लगा। सुप्रीम कोर्ट जनरली जो कोर्ट है वो पॉलिसी डिसीजन में बहुत रेयर इंटरफेयर करते हैं, जब ऐसा लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, एज सच ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट को भी लगा प्राइमा फेसाई कि ये ठीक है, और वैलिडेशन मिल गया। 2 जजेस की बेंच का था ये फैसला। तो अब होता क्या है कि सीबीएसई इसको फॉलो करती है, और फिर सीबीएसई 17 जून के बाद बाकी के और भी नोटिफिकेशन लेके आती है, और उसके बाद ये 30 जुलाई को वही सेम चीज़ रिटेरिएट करती है। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इन्होंने, यानी उस जो मॉडरेशन पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट से जो इन्होंने अपील्ड करवाया था, उसमें फ़र्दर ट्विस्ट लेके आते हैं। और फर्दर ट्विस्ट जो लेकर आते हैं ये एक फैक्ट फाइंडिंग एफएक्यू निकालते हैं, और एफएक्यू में काफ़ी सारा चेंजेस लेके आ जाते हैं, वो जो कि 21 जुलाई को निकल के आता है। तो उसमें इन्होंने अगर इसका लास्ट जो अगर आप पैरा देखेंगे तो वो बड़ा शॉकिंग है अपने आप में। 16 सीरियल नंबर पे, द बेटर करंट परफॉर्मेंस schools have been given the reference here which is the best result of the past 3 years. School has to moderate the marks by following the tabulation policy without any deviation. यानी स्कूल्स के ऊपर भी बाइंडिंग कर दिया कि आपके सेट मार्क्स सब्जेक्ट वाइज भी भेज दिया और टोटल मार्क्स भेज दिया। तो अब क्या हुआ कि स्कूल्स के टीचर्स को, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को, और जो स्कूल आपकी रिजल्ट कमेटी थी जिसमें आपके हेडेड बाय द प्रिंसिपल, 2 सीनियर पीजीटी टीचर्स, और 2 आपके जो थे वो सराउंडिंग स्कूल्स के आसपास के 2 टीचर्स थे। तो इस तरीके से ये 5 मेंबर कमेटी थी, इनको एवेल्यूएट करना था। तो अब आपने देखा होगा जैसे रिजल्ट आया तो आई थिंक किसी भी टीचर के बच्चे के मार्क्स आई थिंक 90% से नीचे नहीं आए होंगे। तो इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ, काफ़ी इसमें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और इवन हॉर्स ट्रेडिंग तक के भी एलिगेशंस लगे। इस पर काफ़ी कुछ वीडियोस भी आई। तो खैर, तो इस तरीके से सारा जो इशू बना ये सीबीएसई का, पॉलिसी एज सच फॉल्टी नहीं थी, लेकिन जो पॉलिसी में मॉडरेशन वाला क्लॉज था उसमें आई थिंक किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इसके इतने रिपरकशंस भी होंगे। अभी जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अभी एक इसमें पॉलिसी, एक इसका मैं एक एनजीओ की बात करता हूं
और उस एनजीओ का नाम है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। ये इनका एक रिपोर्ट आती है 2020 की, जिसको कोविड वेव 1 रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि किस तरीके से जो एक डिजिटल डिवाइड था, कि ऐसे बहुत सारे जो बच्चे थे जिनके पास तो इवन ई एजुकेशन, आपके स्मार्टफोन्स वगैरह, आपके जो ई मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं था। और इसमें जो इस केस से रिलेटेड मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि तकरीबन 4% स्टूडेंट्स, अगर सीबीएसई में आप देख लीजिए कि अकेले अगर 14.5 लाख के करीब +2 के बच्चे थे, अगर इसका 4 to 5% आप निकालें तो इतने बच्चे जो हैं जो टॉप के स्कूल से माइग्रेट होकर वो स्लम्स एरिया या गवर्नमेंट स्कूल से या बहुत ही लो प्रोफाइल स्कूल्स में चले जाते हैं। तो अगर एक डीपीएस आरके पुरम या किसी अच्छे वेल नोन स्कूल में जो बच्चा था और ही वॉज ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग अराउंड 95%, तो अगर वो किसी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लिया और इस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में वो ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप हुए हैं बहुत सारे बच्चे, तो उस वजह से उसका रिजल्ट सीधा 95 से 75 आ जाएगा और इवन 74 73 हो जाएगा। और वो जो आईआईटी या ट्रिपल आईटी की या जो कंडीशंस है 75 एंड 85 आपका परसेंट, चलो 1 ईयर एग्जामिशन दे दिया, लेकिन अगर कोई बच्चा ड्रॉप करता है तो उसका आगे कैरियर ब्लॉक हो जाता है। बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है जो इवन आपके मेरिट बेस पे सिलेक्शन करती हैं, बहुत सारी और दूसरे कोर्सेज, इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी कुछ तो आपके जो +2 बेसिस पे लेते हैं। और अगर डीयू या कोई और यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम भी लेती है तो उसमें जैसे अगर मैं डीयू की बात करूँ 65 जो % कंपोनेंट है वो आपका रिटर्न का, 35 तो फिर भी +2 बेस पे है। तो यानी जो +2 के मार्क्स हैं वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं और आगे की लाइफ में भी एक ब्लैक स्पॉट है। तो इस तरीके से आई थिंक कि सीबीएसई ने इसको एंटिसिपेट नहीं किया होगा। सीबीएसई ने सिर्फ एक ही एंगल से सोचा कि मॉडरेशन लगा दें और एक पाबंदी लगा दें, एक सीलिंग लगा दें स्कूल के ऊपर कि वो बहुत नंबर्स के साथ खिलवाड़ ना करें। बट इसका दूसरा एंगल शायद उन्होंने नहीं सोचा, उसमें अप्रीहेंशन ये नहीं रही होगी उनकी। तो अब जहाँ पर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं सिर्फ इस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं आता हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है कि 30 जुलाई को जो रिज़ल्ट आ जाता है ममता शर्मा वाले जजमेंट के हिसाब से, जो कि एक PIL थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, फिर एक एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये लोग कोर्ट में जाते हैं और 5 अगस्त को ही रिज़ल्ट इनका डिसीजन आ जाता है। और जो ये डिसीजन जब मैंने देखा तो इस डिसीजन में ये आई थिंक ये इतने प्रिपेयर्ड होकर ये लोग नहीं गए थे। हालांकि इनके जो वकील थे तो काफ़ी रिनाउंड हैं और ये भी आपका ये विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं कोर्ट में, जो मेरे को लगा इनका, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी तो यही था कि एक जो मॉडरेशन जो आपकी सेटलमेंट कमेटी है वो, प्लस जो टाइमलाइन है वो ममता सिंह वाले केस में ऑलरेडी डिसाइड किया गया था। और इसमें जो एक स्कूल की फ़ीस के बारे में था तो वो कोर्ट ने सीबीएसई ने बोल दिया कि नहीं वो हम नहीं कर पाएंगे, कोर्ट ने भी। तो यानी जो टेक अवे इस डिसीजन का रहा वो टेक अवे यही रहा कि आपका जो सीबीएसई एक टाइम फ्रेम बनाए, वो टाइम फ्रेम में सेटलमेंट डिस्प्यूट जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट दें और रिप्रेजेंटेशन लें और वो डिसाइड करें। लेकिन एक टाइम फ्रेम के बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ कि सीबीएसई ने इसके फर्दरेंस में डिस्प्यूट 4 कैटेगरी के बना दिए। तो जो स्टूडेंट्स थे वो कंसर्न थे टाइप 1 टाइप 2 तक, टाइप 3 तो स्कूल की जो कमेटी थी वो आगे भेजती अगर उसको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ है। तो मार्क्स में देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या कि उस पेटिशनर्स ने ये भी नहीं क्वेश्चन किया, अगर ये किया होता तो आई थिंक कि कोर्ट सर्टेनली इस पर फेयर में जाता है स्टूडेंट्स के, कि जो कमेटी है वो कमेटी सेम कमेटी नहीं होनी चाहिए थी। तो अब ये भी एक अपने में फोर्स है, इट वॉज एन जस्ट आई वॉस कि यस हमने जो सेटलमेंट डिस्प्यूट कमेटी है, यानी ये वही कमेटी है जिस कमेटी ने पहले रिजल्ट तैयार किया था, तो सर्टनली दे विल नॉट गो अगेंस्ट देयर अर्लियर डिसीजन। तो ये एक प्रकार का फोर्स था, तो इस पर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी ये है, अगर कोई अब कोर्ट में जाता है या कोई रिप्रेजेंटेशन देता है तो उस पर ये चीज़ पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए रिव्यू शुड बी डन बाय सम अदर कमेटी जो इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखे। और ऐसे भी देखने में है कि स्कूल्स ने बिल्कुल नंबर बांट की है, और जैसे 11th के मार्क्स को बाईपास किया गया। इवन जो ये खास यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, जो इसका नेक्स्ट R2 है पॉलिसी का 17 जो जून वाला जो लेटर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ ये भी, और इस पॉलिसी का क्लॉज 20 है कि अगर ऐसा भी हुआ है कि कुछ स्कूल्स में कि जहाँ पर एक भी यूनिट टेस्ट नहीं हुआ, कोई प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं हुआ, मिड टर्म असेसमेंट नहीं हुआ, तो यानी अब वो किस मार्क्स पे देखें। तो ये सारी जो ऑटोनॉमी थी इस सीबीएसई की पॉलिसी जो 17 जून की थी इसके हिसाब से दे दिया था स्कूल जो रिजल्ट कमेटी को। और स्कूल रिजल्ट कमेटी कुछ नहीं है, प्राइमरली ये स्कूल का प्रिंसिपल ही है, क्योंकि इसमें 2 एक्सटर्नल मेंबर हैं। तो एक्सटर्नल मेंबर जनरली दे विल गो बाय द विजडम और द वर्डिक्ट गिवन बाय द प्रिंसिपल।
तो ये इन्होंने क्या किया कि कोई रेशनल क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया उस केस में, या तो स्कूल कंडक्ट नहीं करवा पाया, या फिर बच्चे अपनी ड्यू टू मे बी लॉकडाउन और कोविड सिचुएशन वो कोई प्रैक्टिकल नहीं दे पाई। सीबीएसई ने इसको ध्यान में रखा, लेकिन कमेटी ने इसको सीबीएसई की इस पॉलिसी क्लॉज 20 को भी वायलेशन किया, और उन्होंने जो रेशनल मेथड, कोई रेशनल मेथड अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि जिस बच्चे ने कोई भी मिड टर्म या इंटरनल नहीं हुआ या नहीं दे पाया, तो उस केस में उनको क्या करना था 10th 11th और 12th, और जबकि 12th के प्रैक्टिकल ऑनलाइन सभी के हुए हैं, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, यानी नंबर बांट किया गया विदाउट एनी सिंगल थॉट। देखिए 10th के जो मार्क्स हैं वो तो सीबीएसई के या किसी बोर्ड से थे, तो उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो सिर्फ जो गड़बड़ घोटाला हुआ है वो 11th और 12th के मार्क्स में हुआ, और फिर ऊपर से इट वाज फर्दर एग्रीवेटेड बाय द सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी। अब मॉडरेशन पॉलिसी में बोल दिया कि अगर आपके लास्ट के 3 ईयर्स का बेटर रिजल्ट अगर आपका मान लिया किसी एक साल में आ गया आपका 75% रिजल्ट, और दूसरे साल में आ गया आपका मान लिया 80, और एक में आ गया 70, तो आपका जो 80 है उसके हिसाब से स्कूल को बाउंड कर दे कि आपको ये लेना है, फिर सब्जेक्ट वाइज भी दे दिया उस स्कूल का कि आपका ये है। तो इस तरीके से जो स्कूल को था, तो स्कूल को उसको प्रमोटेशन कम्बिनेशन लगा के उसी वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर ही खेलना था। तो जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला बिगड़ जाता है, यानी स्लॉट कम है 95 से ऊपर, मान लिया पिछली बार 2 बच्चों के हैं तो इस बार भी 2 ही बच्चे होंगे, अगर पिछली बार स्कूल में 100 बच्चे थे और 2 के ही आए, तो इस बार मान लिया आपके 200 बच्चे हो जाते, तो आपको 4 बच्चों को मिलेगा। तो यानी डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला बिगड़ते ही आपका नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर ये हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह की एप्रीहेंशंस वगैरह हुई हैं। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो ये टैबुलेशन पॉलिसी फर्दर जिस तरीके से ये ऑटोनॉमी दी गई उसका वायलेशन किया गया स्कूल रिजल्ट कमेटी के द्वारा, और फिर फर्दर ये तीसरी जो डायरेक्शन थी सीबीएसई की जो मॉडरेशन वाली, तो ये फर्दर इसको एग्रीवेटेड करके, और इस तरीके से हुआ कि स्लॉट जैसे 50 से लेके 75, तो बहुत सारे बच्चों को 70, 72, 73, 74 में रख दिया गया, ऐसे 75 से लेके 90 तक का स्लॉट बनाया गया, और ऐसे ही फिर 90 से 95 अपवर्ड्स। तो इस तरीके से जब आपको स्लॉट फिक्स कर दिया कि इसमें 4 ही बच्चे लगने पूरे स्कूल में 400 में से, तो वो 4 बच्चे कौन से होंगे? तो 4 बच्चे तो वही होंगे कि जो और ये ज़्यादातर अब जो ये रिजल्ट जो गड़बड़ा है और इस तरह के घोटाले हुए हैं, जो अच्छे वेल डिफाइंड स्कूल हैं, अच्छे रेपुटेड स्कूल हैं, उसमें आई होप 2 या 4% से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, उनका अच्छा गया है। लेकिन जो ये स्लम्स एरिया में हैं और आपके जो लो लेवल के स्कूल्स हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें बहुत एक्सपोनेंटली ये गड़बड़ घोटाला हुआ है, और सर्टेनली सीबीएसई को जस्ट किसी तरीके से रिजल्ट देना है, और दे आर जस्ट मूविंग इन ए फास्ट वे, और वो अपनी लेंगे कि रिजल्ट तैयार हो गया है, और जो सेटिस्फाइड नहीं है वो अपना रिजल्ट दे सकते हैं। अब जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं, जिन बच्चों के, मैं अगर अगर फिट जी मैं पंजाब बाग की बात करता हूँ, तो उनके कुछ ऐसे बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप है, इसमें पैनिनी आई थिंक है, उन्होंने कहा कि हमारे एक बच्चे को 1 करोड़ रुपए भी देंगे कंपनसेशन के लिए, क्योंकि उनके बच्चों का रिजल्ट 60 से 70 में है, जबकि वो आईआईटी में टॉप रैंकर्स हैं, यानी उसका जेई मेन में भी उनके ऐसे रैंक हैं 50-20, लेकिन दे कुडंट मेक आउट इवन इन टॉप 3 lakhs और 4 lakhs एज पर द सीबीएसई रिजल्ट। तो इट इज़ अ ग्रेट मिसमैचिंग, और ये भी देखा गया कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और इंटरनल जो असेसमेंट के मार्क्स भी मैच नहीं हो रहे हैं कुछ केसेस में। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो ये गड़बड़ घोटाला हुआ है, एक तो इसमें जो टेक अवे ये है कि जो आपकी डिस्प्यूट रेडिशल कमेटी है, इसको दूसरी कमेटी बनाना चाहिए, ये सेम कमेटी को रिव्यू नहीं करने को राइट है। रिव्यू मीन्स टू व्यू अगेन, टू कंसीडर अगेन, तो वो सेम कमेटी बिल्कुल भी अपने अगेंस्ट नहीं जाएगी। दूसरा, जो इसको हिस्टोरिकल लिंक से जोड़ा गया, वो बिल्कुल ही जो आपके पुअर सेक्शन या मिडिल सेक्शन, या जो बच्चे ट्रांसफ़र होकर गए हैं और किसी स्कूल का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनका फर्स्ट बैच ही अगर 12th का निकला है, तो उनको जोड़ दिया गया नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज या डिस्ट्रिक्ट एवरेज से, जिसका कोई लेना देना। हाउ द सीबीएसई कैन डिटरमाइन माई परफॉर्मेंस विद माई अलुमनाई, विद माई प्रीवियस स्टूडेंट्स, तो वो कैसे हो सकता है? तो ये अपने आप में जो किया है, जबकि अगर मैं पंजाब स्टेट की बात करूँ तो पंजाब स्टेट ने डिटो इसको फॉलो किया है आपके सीबीएसई को 30-30-40। तो देखिए आप वहाँ पर कोई इशू नहीं बना। आपका त्रिपुरा में तो इनफैक्ट अपनी टेबुलेशन पॉलिसी चेंज कर दी जब उनको लगा कि इससे ये जो है इट इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये यहाँ पर अगर मैंने कंपेयर किया, एक स्टडी किया कि जिस बच्चे के अगर मार्क्स 10 मैंने बोर्ड लिए और उन जैसे अलग अलग 10 जो बोर्ड्स लिए उनकी अलग अलग टेबुलेशन पॉलिसी थी, लेकिन मॉडरेशन किसी ने लगाया तो पार्टिकुलर एक बच्चे के मार्क्स जो बन रहे हैं वो 89 से लेकर 92 के बीच में बन रहे हैं।
सीबीएसई मॉडरेट नहीं करता तो उसके 91 बनते, अब जाकर वो लैंडेड हुआ 73% पे। तो इस तरीके सीधा सीधा जो ऑलमोस्ट 17, 18 और 20% का जो कट लगा है, तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये इरपेरेबल उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। आई होप ये इस मैटर को सेंसिटाइज करके आई थिंक सीबीएसई को या किसी और प्लेटफॉर्म पे इसको रिकॉग्नाइज करके और स्टूडेंट्स के फेयर में आना चाहिए। और इसको देखिए जो स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजिकली काफ़ी उससे बच्चा अफेक्ट होता है। और अभी अगर सीबीएसई ये प्ले कहती है कि इनका स्टेट वे फार्मूला ये है कि दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन रीराइट देयर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। तो देखिए इम्प्रूवमेंट तो सबसे पहले वो होता है कि जब कोई एग्ज़ाम हुआ हो, तो जब कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, दिस इंटायर पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन द अप्रॉक्सीमेशन मेथड। और जो बच्चे अभी एवरी डे दे आर सपोज टू अपीयर एवरी थर्ड डे और एवरी वीक टू राइट डाउन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब को बच्चे आईआईटी नेट के बहुत सारे इतने कॉम्पिटिशन्स हैं, मोर देन 70 जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं और स्टेट्स के एग्जाम्स को छोड़ दीजिए। तो अब वो ऑब्जेक्टिव और उनका अब अगर एक बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो से प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इन एमसीक्यू मॉड, तो हाउ ही कैन राइट द फिजिकल एजुकेशन पेपर, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन पेपर डजेंट कम्स इनटू दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अल्टीमेटली यू हैव फोर्स टू द स्टूडेंट्स टू डेविएट फ्रॉम देयर प्रिपरेशन एंड अल्टीमेटली क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन देयर करियर ग्रोथ आल्सो। तो इस तरीके से सीबीएसई ने बहुत ही एक्सपोनेंटली बच्चों को डैमेज किया है। तो दे शुड कम आउट एंड दे शुड एडमिट देयर मिस्टेक, और ऐसा करना चाहिए। लेकिन सीबीएसई बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली द पीपल हैव टू द स्टूडेंट्स हैव टू गो टू द कोर्ट, आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ये अगर मॉडरेशन को चैलेंज करना है तो समवन हैज़ अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ममता सिंह वाला और जो यूपी वाला जो एसोसिएशन वाला पेरेंट्स वाला केस है, दोनों केस ये 2 जजेस बेंच है। तो समवन हैज़ टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 5 जजेस की बेंच ही उसको ओवररूल कर सकती है। और मॉडरेशन और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, और किया है पास्ट में। अगर उनको लगता है कि वाकई में इसके रिपरकशंस अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है, तो किया जा सकता है। दूसरा ये अभी जो इन्होंने अब सारे के सारे, एक सीबीएसई ने ये भी कहा था उस क्लॉज में कि स्कूल विल कीप द रिकॉर्ड, एंटायर रिकॉर्ड। तो अब जो स्कूल है तो बच्चे अपने आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई लगा के आप सीबीएसई में ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अपनी आरटीआई लगा सकते हैं, और यू कैन वेरीफाई यूर स्कोर आल्सो। तो आप स्कोर कैसे उन्होंने उसको मॉडरेट लगाया, प्रायर मॉडरेशन एंड द पोस्ट मॉडरेशन। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं अपना आरटीआई लगा के, ठीक है। वो दैट विल कम आफ्टर योर एग्जामिनेशन आल्सो। काफ़ी कुछ आपका पहले डैमेज तो हो चुका होगा, बट एटलीस्ट यू कैन सी इट। और इसमें जो प्रॉपर रेमेडी बनती है वो आपकी हायर जुडिशरी में ही, कोर्ट्स के थ्रू ही मिलेगा। सीबीएसई आई थिंक दे वोंट डू एनीथिंग एट दिस स्टेज। वो सोचते हैं कि किसी तरीके से कवर अप हो गया, और सम वेरी फ्यू पीपल आर अफेक्टेड। ऐसा नहीं है, लोग तो बहुत अफेक्टेड हैं। लोगों की प्रायोरिटी है कि अब वो बेटर है कि अगर किसी के 75 भी आ गए या 80 आ गए, नाउ दे आर एलिजिबल, दे आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेदर देन डाइग्रेसिंग फ्रॉम देयर मेन एम। तो वो भी उनका वो भी ऐसा प्लान है। तो आई थिंक कि इस सभी पे जो अगर कोई कोर्ट में जाना चाह रहा है या कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा है, तो आई थिंक कि इसमें कुछ और जो कमेंट्स में आप पॉइंट्स दे सकते हैं जो मेरे से रह गए हैं। और ये कोई भी अगर कोई ये देख रहा है तो उसको ये सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करके दे शुड गो टू द कोर्ट। एंड इवन इस पर पीआईएल भी फाइल की जा सकती है और इंडिविजुअल भी लोग जा सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।